गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का है चैप्टर 6। ठीक है, जिसमें हम लोग एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसने मेहनत करके दुनिया में नाम कमाया और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में हम इसी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उस साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड एब्राइट। ठीक है, इस स्टोरी को रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, इट हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये थोड़ा सा जो है टिपिकल चैप्टर है आपके स्टोरी में, साइंस से रिलेटेड है, तो जरा इसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि मेरे सारे वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन ध्यान से सुनोगे, समझोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ये जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों क्लास के स्टूडेंट के, दोनों जो दैट मीन्स जो जैक बोर्ड वाले हैं और जो सीबीएसई वाले हैं, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोरी को ध्यान से समझोगे। ठीक है, देखो, रिचर्ड एब्राइट ने, उनको पुरस्कार भी मिला, उनको प्राइज भी मिला था, सरले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लॉ अवार्ड मिला था फॉर बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए। ठीक है, और उनका जो है इसमें क्या बताया गया है कि वो बटरफ्लाइज़ के काफ़ी शौकीन थे, बटरफ्लाइज़ के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, इसी ने क्या किया, उनके लिए साइंस का दरवाज़ा, पूरी दुनिया में उनके लिए साइंस का दरवाज़ा खोल दिया। तो बटरफ्लाइज़ के बारे में स्टडी किया और वो एक महान साइंटिस्ट बने आने वाले समय में। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। देखो, यहाँ जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो कहते हैं कि 21 साल की उम्र में वह लड़का यहाँ का क्या कहा जा रहा है, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। स्काउट ऑफ द ईयर क्या कहने का मतलब है, जैसे स्कूल में एनसीसी वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसी तरह से एब्राइट भी जो थे वो अपने स्कूल में क्या थे, एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर बॉय वो थे। ठीक है, तो उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक नई थ्योरी दे करके काफ़ी एक्साइटेड कर दिया। उस थ्योरी का नाम था, वो थ्योरी क्या था, हाउ सेल्स वर्क, कि जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, है ना। रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने इस थ्योरी को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये जो है एक जर्नल है, एक पत्रिका है, इसमें उन्होंने पब्लिश करवाया था, है ना। नरेटर कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी साइंटिफिक जर्नल ने किसी कॉलेज स्टूडेंट के टॉपिक को, किसी कॉलेज स्टूडेंट की चीज़ों को पब्लिश किया हो, है ना। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट जर्नल था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट के काम को पब्लिश नहीं करता था। वो बड़े बड़े लोगों का जो होता था राइटिंग्स वगैरह वो पब्लिश करता था, लेकिन इनका पब्लिश किया, है ना, इन दोनों का। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लो कि कोई छोटा नया कोई प्लेयर जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो छक्के चौके मारने लगता है और काफ़ी नाम कमा जाता है। जैसे तुमने वैभव सूर्यवंशी के बारे में सुना होगा, और भी ऐसे पहली बार गए और छक्के चौके लगा करके काफ़ी फेमस हो गए। तो ठीक इसी तरह से ये भी था। ठीक है, और ये जो है एब्राइट का जो बटरफ्लाइज के प्रति जो उनका फैसिनेशन था, इसी कारण ये संभव हो सका। आगे नरेटर कहते हैं कि जब वो एब्राइट जब छोटा बच्चा था तो पेंसिल्वेनिया में रीडिंग एक प्लेस है, वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ। एब्राइट कहते हैं कि वहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, और मैं जो है वहाँ पर फुटबॉल नहीं खेल सकता था, बेसबॉल नहीं खेल सकता था। दैट मीन्स उनको इन सब चीज़ों में वहाँ पर मन नहीं लगता था। बस एक काम वो कर सकते थे, और वो क्या था, चीज़ों को कलेक्ट करना, कोई चीज़ संग्रह करना, जमा करना। वो करते चले गए। जब वो किंडरगार्टन में थे, केजी में थे, तो उसी टाइम उन्होंने बटरफ्लाइज के जितने भी प्रजाति हैं उन सारी प्रजातियों को उन्होंने जमा कर लिया था। ठीक है, और वो जो है रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, इन सबों को भी जमा करने के काफ़ी शौकीन थे। ये सभी उन्होंने जमा कर लिया था। वे एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए।
एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या होता है? खगोल शास्त्री, जो हमारे आकाशीय पिंडों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं। ठीक है। और वो कहा जाता है कि वो रात रात भर स्टार को देखते रहते थे। तो उनके मल्टी टैलेंट को यहाँ पर दिखाते हैं नरेटर। आगे देखो क्या है, ये कहा जा रहा है कि शुरू से ही एब्राइट में एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, किसी भी चीज़ को जानने की एक उत्सुकता थी। उनकी एक माँ थी जो उनको काफ़ी इनकरेज करते रहती थी और उनको सीखने के लिए इनकरेज करती थी। वह जो है उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी, घुमाने फिराने ले जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप खरीद देती थी, माइक्रोस्कोप खरीद देती थी, कैमराज खरीद देती थी और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको हर तरह से हेल्प कर सके। उनकी माँ कहती हैं कि आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल। उनकी माँ ये कहती हैं कि मैं एब्राइट की एकमात्र कंपेनियन थी, साथी थी, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था। ठीक है। जब उसके बाद फिर क्या करती हैं, वो उसके साथ रहती हैं, अपने बेटे के साथ रहती है और एब्राइट की माँ उनके लिए दोस्त भी ला देती हैं। लेकिन रात में वो कहती कि रात में उसकी साथी मैं होती थी, मतलब मैं उसको हेल्प करती थी। ठीक है। और आगे उनकी माँ कहती हैं कि रिकी वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिकी वॉज इन 3rd ग्रेड। तो वो क्या कहती हैं कि जब रिकी के फादर गुजर गए तो मैं उसकी एकमात्र, वो मेरी पूरी ज़िंदगी थी। रिकी के फादर के गुजर जाने के बाद रिकी मतलब रिचर्ड एब्राइट मेरी एकमात्र उम्मीद थी, मेरी पूरी ज़िंदगी थी वो। और जब वो 3rd ग्रेड में था तभी उसके फादर गुजर गए थे। आगे कहते हैं उसकी माँ कहती कि दैट मीन्स नेटर कहते हैं कि रिकी की माँ मतलब रिचर्ड एब्राइट की माँ और रिचर्ड एब्राइट वे शाम को बिताते थे डाइनिंग टेबल के पास। और उसकी माँ क्या कहती है कि अगर उसके पास कोई काम करने को नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढ देती थी, लेकिन फिजिकल वर्क नहीं, सिर्फ लर्निंग थिंग्स। और वो इसको पसंद करता था और ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? एंड लर्न ही डीड, वो सीखता चला गया। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल में वो टॉप ग्रेड प्राप्त करता चला गया। और आगे वो कहती हैं उनकी माँ की एवरीडे थिंग्स में, जैसे हर दिन का जो काम है, एक्टिविटी है, उसमें वो अन्य बच्चों की तरह ही था, लेकिन पढ़ाई में बहुत आगे था। जब वो 2nd ग्रेड में गया तो उसी समय उसने बटरफ्लाइज के सारे स्पेसीज को जमा कर लिया था। ये समझ सकते हो। यहाँ पर देखो, ये बटरफ्लाइज के जितने भी स्पेसीज हैं, तितलियों के जितने भी स्पेसीज हैं, उसके बारे में दिया गया है। तो ये उसने 2nd ग्रेड में जब वो रिचर्ड एब्राइट था तभी उसने कर लिया था। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब रिचर्ड एब्राइट क्या कहता है कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। जो उसने 26 स्पेसीज को जो कलेक्ट कर लिया, वो कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का अंतिम हो सकता था। मतलब जो मैं बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर रहा था, ये मेरा अंत हो जाता, ख़त्म हो जाता। लेकिन बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रेंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसको क्या ला करके दिया? चिल्ड्रेन बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, ये बुक ला करके दिया। और इसने क्या किया, इसमें क्या दिया हुआ था कि कैसे जो मोनार्क तितलियाँ होती है, मोनार्क क्या है? तितली की प्रजाति है, ये कैसे जो है सेंट्रल अमेरिका की ओर माइग्रेट कर जाती हैं। तो ये दिया हुआ था। इस बुक ने एब्राइट के ज़िंदगी के नए पन्ने को खोल दिया। ठीक है, साइंस की दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। आगे देखो, उस बुक के लास्ट में क्या था कि जो रीडर्स जो थे, जो उसको पढ़ते थे, उनको ये कहा गया था कि ये बटरफ्लाइज का जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में उनको स्टडी करने के लिए कहा गया था। और उनको ये भी कहा गया था डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहर्ट के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के वो प्रोफेसर थे, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था कि वे जो है बटरफ्लाइज को टैग करें, मतलब उनको स्टिकर लगा करके वो छोड़ दें। दैट इज उसके बारे में, उस मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में स्टडी करने के लिए कहा गया था, कैसे वो माइग्रेट करती हैं। एब्राइट की माँ ने डॉक्टर आर्कहर्ट को पत्र लिखा और उसके बाद फिर एब्राइट ने तुरंत क्या किया,
मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स पर स्टिकर चिपकाना शुरू किया और किसी को भी वो बटरफ्लाई मिलता था तो डॉक्टर आर्कहार्ट को दे देना था, है ना। तो इसमें ये दिखाना था कि कैसे मोनार्क तितलियाँ जो हैं माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह चली जाती हैं, ये सीजनल होता है ना। अब द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सून अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। अब रीडिंग में जो है बटरफ्लाई कलेक्शन का जो काम होता था वो जब गर्मी का समय जो लास्ट होने लगता था सिर्फ 6 महीने तक होता था। तो आगे यहाँ पर क्या कहते हैं एब्राइट कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर तुम एक एक करके उसको चेज करना शुरू करो तो ज़्यादा वो नहीं पकड़ पाओगे तुम। तो एब्राइट ने अगला स्टेप क्या लिया, अपने बटरफ्लाइज को अपने ही बेसमेंट में ग्रो करना शुरू किया। वो क्या उन्होंने क्या किया, वो जो है फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे, उसके एग्स को ले लेते थे अपने बेसमेंट में, उसको लाइफ साइकिल के द्वारा उसको ग्रो करवाते थे। जैसे एग्स हो गया, एग से कैटरपिलर हो गया, फिर पीपा हो गया, फिर एडल्ट बटरफ्लाई हो गया। तो जैसे एडल्ट बटरफ्लाई हो जाता था उसको वो टैग कर देते थे, फिर छोड़ देते थे कि देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये सारा काम एब्राइट का रहता था। तो बटरफ्लाई के बारे में स्टडी करना ये उनका मेन काम था। तो देखो नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। 6 वीक्स में उन्होंने जो बटरफ्लाइज कलेक्ट किया था, नंबर और काइंड्स यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको देख जाओगे। लेकिन वो कहते हैं कि धीरे धीरे मेरा इससे इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा, ये बहुत ही टायरसम होता था और इसका कोई अच्छा फीडबैक नहीं आता था, ये एब्राइट कहते हैं। मैं हमेशा ये करता रहता था लेकिन मेरा मन इससे जो है उचरता चला गया और इतना करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक इसका उनको नहीं मिला, है ना। तो ये वो बताते हैं। आगे क्या कहते हैं, जब वो 7th ग्रेड में थे, एब्राइट जब 7th ग्रेड में थे तो उनको एक हिंट मिला कि रियल साइंस क्या होता है। ये कब मिला, जब वो काउंटी साइंस फेयर में गए पार्टिसिपेट करने के लिए। और काउंटी साइंस फेयर में गए तो फिर वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करने गए लेकिन उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला। वो कहते हैं कि वहाँ पर बैठे रहना बहुत ही दुखदाई था और कुछ प्राप्त नहीं करना, कुछ विन नहीं करना बहुत ही दुखदाई था। औरों को मिला था अवार्ड, हमको कुछ नहीं मिला। एब्राइट ने इस बात को कहा था। उन्होंने वहाँ क्या दिखाया था, वे वहाँ पर फ्रॉग टिश्यूज़ के बारे में वो गए थे बताने के लिए, लेकिन चूंकि उसके बारे में ज़्यादा कुछ वो बता नहीं पाए इसलिए वो लूज़ करके उनको प्राइज़ नहीं मिल पाया। लेकिन उन्होंने वहाँ पर सीखा कि रियल विनर्स कौन होते हैं। तो रियल विनर्स उन्होंने ये सीखा कि रियल विनर्स जो होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सिर्फ डिस्प्ले नहीं करते। दैट मीन्स वहाँ पर उनको कुछ सीखने को मिला। आगे देखो, ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपेयरिंग। तो रिचर्ड एब्राइट में तो कम्पिटिटिव स्पिरिट तो था ही, मतलब कंपटीशन की जो फीलिंग थी वो तो थी ही, है ना। अब अगले साल उन्होंने कहा कि आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं कि अगले साल का जो मेरा काउंटी साइंस फेयर होना था वहाँ पर मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने सब्जेक्ट क्या चुना, जिसके लिए वो शुरू से करते आ रहे थे। पहले तो फ्रॉग टिश्यू के बारे में चुन लिया, लेकिन वो काम क्या कर रहे थे, बटरफ्लाइज के बारे में। तो इसी सब्जेक्ट को उन्होंने लिया। तो उन्होंने आर्कहार्ट को लिखा कि साहब, डॉक्टर साहब, हमको इसके बारे में कुछ सजेशन भेजिए। तो बहुत सारा सजेशन मिल गया उनको और वो पूरे हाई स्कूल ईयर में वो पूरा इसी में बिजी रहे और इसके चलते उनको प्राइज़ मिला। आगे देखो क्या होता है, जब वो 8th ग्रेड में गए तो एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने चूँकि बटरफ्लाइज के बारे में तो स्टडी कर ही रहे थे, अगला स्टेप उन्होंने क्या किया कि ऐसा क्या है जो उन्होंने देखा कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स जो होते हैं वो एक वायरल डिजीज़ के कारण मर जाते हैं। मतलब हर कुछ साल में वो मर जाते हैं। क्या कारण है, वो कैसे वो होता है ऐसा। तो एब्राइट ने सोचा कि शायद ये किसी बीटल के कारण, कीट पतंगों के कारण होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को बीटल्स के सामने उन्होंने रेज किया। उन्होंने जो है वो जो एग्स वगैरह जमा करते थे तो कहाँ पर, बीटल्स के प्रेजेंस में उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। लेकिन इसका उन्हें कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिल पाया।
उन्होंने बताया वहाँ पर। फिर वो कहते हैं बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। वो गए काउंटी साइंस फेयर में और बताया कि मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश की और इस बार वो जीत गए। भले ही उनको रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन इस बार उनको क्या हुआ, उनको प्राइज मिल गया। तो वो समझ गए कि रियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अब वो और आगे बढ़ते चले गए। अब क्या होता है, अगले साल का जो उनका साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो बटरफ्लाई जो तितलियाँ होती हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं। तो ये बटरफ्लाई सॉरी वायसराय जो बटरफ्लाई होती हैं वो मोनार्क तितलियों का कॉपी करती हैं। तो वायसराय क्या है, तितलियों की एक प्रजाति है, और मोनार्क भी क्या है, ये भी तितलियों की एक प्रजाति है। तो वायसराय जो है तितलियाँ वो मोनार्क की कॉपी करती हैं, उसका नकल करती हैं, उसके जैसा दिखना चाहती हैं। क्यों? तो क्योंकि ये जो मोनार्क तितलियाँ होती हैं उनका जो टेस्ट होता है, देखो इन कीट पतंगों को तितलियों को कौन खाते हैं, बर्ड्स वगैरह खा जाती है। तो मोनार्क का जो टेस्ट होता है अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पर बर्ड्स मोनार्क तितलियों को देखती हैं वो उनको छोड़ देती हैं, लेकिन जो वायसराय तितलियाँ होती हैं उनको जब पंछियाँ खाती हैं तो उनको उसका जो टेस्ट होता है वायसराय का वो बर्ड्स को अच्छा लगता है। तो वायसराय बटरफ्लाइज क्या करती हैं, उन पंछियों से बचने के लिए किसका चेहरा ले लेती, किसका फेस ले लेती हैं, मोनार्क का। तो कोशिश करते करते वो मोनार्क का फेस लेने लगी। तो इस चीज़ को दिखाना था एब्राइट को, इस चीज़ को प्रूव करना था। तो ये दिखाना था कि क्या जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क तितलियों को खाती हैं या नहीं। तो उन्होंने जब मोनार्क तितली को एक स्टारलिंग के सामने, एक स्टारलिंग क्या होता है, एक तरह का पंछी होता है, उसके सामने रखा तो क्या देखा कि वो जो स्टारलिंग पंछी है वो इसको नहीं खाती है ना। तो इस चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की। और ये जो प्रोजेक्ट था उनका, दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। ये जो प्रोजेक्ट था वो जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट हुआ और पूरे काउंटी साइंस फेयर में इसको तीसरा स्थान मिला, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे रिचर्ड एब्राइट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब वो हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में थे तो एब्राइट जो है उन्होंने एक और डिस्कवरी शुरू की। वो क्या था, इंसेक्ट का एक उस इंसेक्ट के एक अननोन हार्मोन के बारे में। और इसी ने क्या हुआ, इनडायरेक्टली उनको ये जो ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स जो थ्योरी था इसी ओर वो ले गया। हार्मोन के बारे में क्या बताते हैं, तो देखो उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की कि देखते हो कि जो तितलियां होती हैं उनके दोनों विंग्स पर टीनी स्पॉट्स होते हैं। लेफ्ट और राइट विंग्स पर 6 छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, गोल्ड स्पॉट्स। उसका क्या काम होता है, क्या पर्पस है उसका। तो एब्राइट और भी लोगों ने ये अनुमान लगाया था, एज्यूम किया था कि ये ऑर्नामेंटल है, ये तितलियों के अच्छे दिखने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर आर्कहट भी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। तो जब आंसर को पता लगाया गया तो एब्राइट ने क्या पाया, एब्राइट और उनके अन्य साइंस स्टूडेंट जो थे, एक और जो साइंस स्टूडेंट था उन्होंने मिलकर क्या पता किया कि वो जो गोल्ड स्पॉट्स है उनसे हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन जो है ये बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये चीज़ उन्होंने दिखाया। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, एब्राइट ने फर्स्ट प्लेस पाया काउंटी फेयर में, और उनको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको दाखिला, उसमें प्रवेश करने का मौका मिल गया। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जूलॉजी में थर्ड प्लेस प्राप्त किया। फिर उनको चांस मिल गया कहाँ पर, समर में मिल गया एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है, इसमें कीट पतंगों का स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे एब्राइट आगे बढ़ते चले गए। अब जब वो हाई स्कूल जूनियर थे, एब्राइट ने अपना जो एडवांस एक्सपेरिमेंट था उसको करना जारी रखा मोनार्क प्यूपा पर। इस बार फिर वो उन्होंने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया कहाँ पर, इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उनको फिर से चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। तो इस तरह से एब्राइट बिल्कुल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर इन सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर।
जब वो सीनियर ईयर में गए तो थोड़ा एक स्टेप वो और आगे बढ़ गए। उन्होंने ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। उन्होंने ये दिखाया कि सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, टूटते हैं और वो डेवलप करते हैं कब, जब उनको अच्छे से हार्मोन मिले, है ना। तो वो बिल्कुल क्या होते हैं, सेल्स का तो काम ही होता है टूटना बढ़ना। तो ये कैसे होता है, जब उनको गोल्ड स्पॉट से हार्मोन मिलता है अच्छे तरीके से, तब वो डेवलप होते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने दिखाया। और इसने क्या हुआ, इसने दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी में इसने पहला स्थान प्राप्त किया। और फिर उन्होंने वहाँ पर और टाइम बिताया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। अगले समर में जब उनका ये फ्रेश ईयर था तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर जो है एब्राइट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में वापस आए एंड डीड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और गोल्ड स्पॉट्स का जो हार्मोन था उस पर उन्होंने और अधिक काम किया। उस जगह के वहाँ का जो उस यूनिवर्सिटी का जो सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी था, जो काफ़ी जटिल लेबोरेटरी थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे लेबोरेटरी के, उसके साथ उसके हेल्प से उन्होंने काम किया और केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता किया। हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पता किया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 1.5 साल बाद जब वो जूनियर ईयर में थे, एब्राइट को आइडिया प्राप्त हो गया अबाउट सेल लाइफ के बारे में। ठीक है, ये कब मिला, जब वो केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके एक्सरे को स्टडी कर रहे थे, उस टाइम पता चल गया। तो एक एक करके जो है एब्राइट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने जब इन फोटोज़ को देखा तो इसको देख कर कोई चिल्लाए नहीं यूरेका यूरेका, जैसे मैंने पा लिया, ये नहीं चिल्लाए। मतलब उन्होंने उस पजल को सॉल्व कर लिया और वो काम रहे, कूल रहे। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजिस्ट पजल्स। लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि ये जो मैंने प्राप्त कर लिया, ये जो मैंने केमिकल स्ट्रक्चर से जो मैंने प्राप्त कर लिया, इसने बायोलॉजी के सबसे बड़े पहेलू को सॉल्व कर दिया कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि कोई सेल जो है डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को कैसे पढ़ लेता है ना। डीएनए ये सब तुम लोग साइंस में स्टडी करते हो गए। ठीक है, तो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए क्या होता है, किसी सेल के न्यूक्लियस में एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है ना। देखते हो कि एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है, अपने माँ के जैसा, अपने पापा के जैसा, तो डीएनए उसी चीज़ को दिखाता है ना। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के फॉर्म और फंक्शन को डिटरमाइन करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस प्रकार डीएनए जो होता है लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट जिसका नाम जेम्स आर वोंग था, उन्होंने वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मोलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। तो एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ने पूरी रात काम की पिक्चर्स को ड्रॉ करते हुए और प्लास्टिक के मॉडल्स को बनाते हुए मॉलिक्यूल्स का, ये दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और दोनों ने मिलकर वो पेपर लिखा जिसने उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो आगे देखें। अब देखो एब्राइट जो है, जो उनको नहीं जानता था, उनको सरप्राइज करते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ। टोटल 1510 स्टूडेंट उनमें, उसमें से उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद फिर आगे जो है पढ़ने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वो चले गए, है ना। देन ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ पर वे अपनी थ्योरी को टेस्ट करने लगे। तो इस तरह से एब्राइट बिल्कुल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पढ़ाई के प्रति उनका जो मन है, जो उनका लगन है, वो देखते ही बनता है। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि अगर ये थ्योरी सही साबित होता है तो ये हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के प्रोसेस को समझने में।
इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। वो क्या कहते हैं कि अगर मैंने इसको अच्छे से प्रूव कर लिया तो इसने ये मुझे क्या हेल्प करेगा कि जो कुछ नए तरह के कैंसर होते हैं और जो अन्य डिजीज होते हैं उनको रोकने में, इतना ठीक है ना। तो ये सब पॉसिबल हो सका एब्राइट का जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी था उसके चलते, ठीक है। और यही जो है मोनार्क प्यूपा के बारे में जो उन्होंने स्टडी किया, ये उनको थ्योरी कहाँ पर ले गया, सेल लाइफ के थ्योरी को जानने में, ठीक है। और रिचर्ड एब्राइट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहे साइंस में। उन्होंने पहले बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, वो काफ़ी डीपली वो इंटरेस्टेड रहे, लेकिन अब इतना कहते हैं कि वो इतना डीपली उसमें नहीं डूब गए थे कि उनका अन्य बहुत सारा जो इंटरेस्ट और भी जो इंटरेस्ट होता है और भी जो शौक होते हैं वो ख़त्म हो गया था। ऐसा नहीं था। एब्राइट एक अच्छे चैम्पियन डिबेटर भी थे, एक पब्लिक स्पीकर भी थे, एक गुड कैनोइस्ट भी थे और आउटडोर पर्सन भी थे। घूमना फिरना भी उनको पसंद था। ऐसा नहीं कि एकदम किताबी कीड़ा थे, बुकिश वर्म थे, ऐसा नहीं, है ना। वो एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे, खासकर नेचर का और साइंटिफिक एग्जिबिट का। अपने हाई स्कूल में एब्राइट बिल्कुल ही टॉप क्लास के स्टेट स्टूडेंट रहे और चूँकि लर्निंग उनके लिए इजी था इसलिए वो अपना ज़्यादा समय डिबेटिंग में भी देते थे, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में देते थे। और वो जो है उनको एक पर्सन भी मिल गया जिसका वो एडमायर करते थे, जिसकी प्रशंसा करते थे, जिसका नाम रिचर्ड ए वियरर था। ये कौन थे? उनके सोशल स्टडी टीचर थे, जिनसे वो काफ़ी वो क्या बोलते उसको इंस्पायर थे, है ना। और मिस्टर वियरर पहले पर्सन थे, वो कहते हैं मिस्टर वियरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, मतलब मिस्टर वियरर मेरे लिए उस समय एक परफेक्ट पर्सन थे। एंड ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। एब्राइट ने क्या कहा कि मिस्टर वियरर ने मेरे लिए साइंस का नए नए आइडियाज़ को देने में मेरा हेल्प किया, ठीक है। आगे वो कहते हैं रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। अब मिस्टर वियरर उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देता था और जो चीज़ मुझे प्रसन्न करता था, खुश करता था, वो ये था कि वो अपनी जो रिसर्च करता था उसके बाद भी वो 2-3 घंटे डिबेट रिसर्च में देता था। तो रिचर्ड एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव लड़का था, लेकिन बैड सेंस में नहीं। वो जो है रिचर्ड, वो कहते हैं उनके टीचर कहते हैं कि रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। मतलब रिचर्ड जो है जीतना चाहता था, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, मतलब ये नहीं कि हम जीत गए, प्राइज पा लिए, तो ये उसका शौक नहीं था। रिचर्ड जीतना चाहता था। क्यों? ताकि वो संसार को, वर्ल्ड को कुछ अच्छा दे सके, अपना सर्वोत्तम दे सके। इस रीजन से वो जीतना चाहता था, अच्छा करना चाहता था, ठीक है। तो उसके टीचर वियरर कहते हैं। और वो लास्ट में क्या कहा जाता है कि यही जो है सबसे जो साइंटिस्ट बनने का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सामग्री होते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, उसमें ये चीज़ होना चाहिए, मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, मतलब फर्स्ट रेट माइंड के साथ, अच्छे दिमाग के साथ शुरू करो। ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें अपनी उत्सुकता को डाल दो। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और अच्छे रीजन्स के लिए जीतने की खातिर अपनी इच्छा शक्ति को उसमें डाल दो। एब्राइट हैज़ दिस क्वालिटीज़, और एब्राइट में ये क्वालिटी है। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और जब से वो बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन ने साइंस के लिए उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, तब से एब्राइट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो देखो बच्चा, इसमें हमने क्या किया, आपको एब्राइट के बारे में, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वर्ड टू वर्ड मैंने इसको बता दिया। एक बार स्टोरी को गो थ्रू कर जाना, और जितना हो सकता था इसमें, जो पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सकता था उतना मैंने देने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो जब पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।